नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील कुमार और दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। और दोस्तों आधुनिक भारत में जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने भारत में यूरोपियन के आगमन के साथ स्टार्ट किया था, यानी कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया या फिर अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में मैं डिस्कस किया था। अब आज जो वो एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कल हम आखिर क्या चीज डिस्कस किए थे। चलिए, कल हमने भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन पढ़ा था। ये पूरा क्रोनोलॉजी बताया कि पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए। और इसमें ये वास्को डिगामा का रूट बताया, ठीक है। और वो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि टर्की साम्राज्य की स्थापना होती है। उनका जो यूरोपीय वासी थे वो भारत से व्यापार करते थे, तो उनका जो जमीनी रास्ते से व्यापार करने का जो रास्ता था उसको बंद कर दिया गया। किसके द्वारा? टर्की एम्पायर द्वारा, क्योंकि वो एक मुस्लिम एम्पायर था। ये सारी बातें बताया। इसके बाद जो यूरोप वासी थे वो काफ़ी परेशान हो गए भारत से व्यापार करने के लिए। वो विभिन्न प्रकार का मतलब तरीके सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो दोस्तों, क्योंकि जमीनी रास्ता बंद कर दिया गया था तो इस वजह से वो समुद्री रास्ते की खोज पर निकले। और पहला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली या फिर स्पेन का रहने वाला था, वो निकला, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन दोस्तों फिर दूसरा जो है पुर्तगाल से निकलता है वास्को डिगामा। और दोस्तों वास्को डिगामा 20 मई आपके 1498 में 1498 को दोस्तों भारत में पहुंचता है। और इस प्रकार वो पहला यूरोपीय बन जाता है भारत में समुद्री रास्ते के मार्ग से आने वाला। ये हमने सारी बातें कल देखा, तो आप देख सकते हैं ये सारी बातों को मैंने बताया था। ये है वास्को डिगामा जो कि भारत आया था। फिर मैंने ये बताया था कि भाई इसको ट्रिक है जो कि इनके क्रोनोलॉजी को आने का जो है याद रखने का एक ट्रिक था। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कल। आज हम देखेंगे भारत में जो मुगल थे, क्योंकि मुगलों का आप क्या चला था यहाँ पर साम्राज्य। और इससे पहले, मुगलों से भी पहले आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली में जो था, जो राज कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत उसे कहा जाता था। तो प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जो स्थापना होती है, इसमें सबसे बड़ा हर्डल क्या है? उसमें सबसे बड़ा जो हर्डल है, एक तो भारत में मुगल साम्राज्य जब कमजोर हुआ तो उनमें से जो स्थानीय शासक थे, ठीक है, जो भारत के राज्य थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट कर दिया, डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो आप देखिएगा उसके बाद से मुगलों में कोई पावरफुल शासक नहीं रहा। और जब पावरफुल शासक नहीं रहा तो जो क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना, घोषित करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप देखेंगे कि बंगाल, दोस्तों बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि वो मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार कर, मुगलों को अपना राजा मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको पता रहे। देखेंगे जरा, ये यहाँ पर आ गया, ये बंगाल आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस तरफ पंजाब आ गया, ठीक है जी। पंजाब भी इसी प्रकार का डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। इस तरफ देखेंगे तो सिंध हो गया, इस तरफ मैसूर हो गया, ये अपने आप को क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है जी। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो जो राजस्थान वाला वर्तमान क्षेत्र है, यहाँ पर राजपूताना स्टेट का स्थापना हो गया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए इस प्रकार। और मुगलों के बाद जो सबसे पावरफुल जो एक राज्य मैंने साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ वो था, इतना बड़ा आप देख सकते हैं, मराठा साम्राज्य। दोस्तों मराठा एम्पायर का विकास हुआ। तो ये अपने आप को क्या कर दिए थे? इंडिपेंडेंट घोषित। और इंडिपेंडेंट घोषित हुआ तो अगर मान लीजिए कि अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्य को स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको क्या करना पड़ेगा? उनको दो चुनौतियां हैं उनके सामने। एक तो जो पहले से यूरोपियन पावर्स, जैसे मान लो पुर्तगाली हो गए, इनको भगाना पड़ेगा एक एक करके। पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी हैं, इनको भगाना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंच पावर हो गया, डच पावर हो गया, डेनिश पावर हो गया, स्वीडिश पावर हो गया, इनको हराना पड़ेगा। तो इनसे लड़ाई करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा।
दूसरा क्या है, जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है, डिक्लाइन, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल, जो इमर्ज हुआ है भारत में किसका, रीजनल स्टेट्स का, रीजनल रूलर्स का, उनका सामना करना पड़ेगा। जैसे बंगाल बंगाल का आपको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, मराठों से लड़ाई करनी पड़ेगी, सिंध से लड़ाई करनी पड़ेगी, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह से लड़ाई करनी पड़ेगी, और दोस्तों आपके मैसूर में आप देखिएगा तो टीपू सुल्तान, है ना, और हैदर अली उसके फादर, उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्टेब्लिश कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो दोस्तों अंग्रेजों के बीच आप देखिएगा, अंग्रेजों के बीच और आखिर जो देसी राजा थे, यानी कि जो मैं बता रहा हूं रीजनल राजा थे, उनके बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था। देखो पहली बात तो ये था कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे, यानी कि देश के एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाते थे। कर नहीं देना, भाई आप ये बताइए कि भारत में रह रहे हैं और भारत से व्यापार कर रहे हो, लेकिन आप कर नहीं दे रहे हो। उसके बाद क्या है, किलेबंदी कर रहे हो आप किलेबंदी करना, आप दूसरे देश में आके किलेबंदी कर रहे हो, फोर्टिफिकेशन कर रहे हो। तो प्यारे दोस्तों ये क्या करेगा, मेन रीजन बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा और क्या बनेगा, आपने सुना होगा कि जो फारूक सियार है उसने 1717 में कंपनी के लिए एक रॉयल फरमान जारी कर दिया। ये रॉयल फरमान जो है क्या करता है, आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा में और इस क्षेत्र में क्या करता था, आपको व्यापार करने का अधिकार देता है। दोस्तों कंपनी इसको क्या कर रही है, कंपनी के जो व्यापारी हैं, मतलब जो कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे थे, इस दस्तक का गलत उपयोग करते थे। यानी कि रियली में टैक्स कलेक्ट करना किसका काम है, भाई राजा का काम है। तो एक तो आप किलेबंदी कर रहे हो, और तो और ये अपने खुद के कॉइन्स जारी करने लगे, है ना। तो ये क्या, अंग्रेजों के बीच और जो क्षेत्रीय राजा हैं उनके बीच लड़ाई का मुख्य रीजन मैंने बताया, एक तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करना कंपनी द्वारा, इसके बाद कर ना देना, राजस्व ना देना, ठीक है, उसके बाद किलेबंदी करना, खुद के कॉइन्स जारी करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर कॉइन्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कॉइन्स, कॉइन्स इशुइंग ऑन कॉइन्स, ये हो जाएगा। और एक और मैंने बताया, मिस यूज ऑफ दस्तक इशूड बाय फारूक सियार फॉर कंपनी, कंपनी के लिए जो इशू किया गया था उसका गलत उपयोग कर रहे हो, उसको आप बेच रहे हो, ठीक है। तो ये आपका गलत मतलब क्या था, इसका रीजन था जो क्षेत्रीय राजा थे, रीजनल रूलर्स और कंपनी के बीच, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच जो लड़ाई के मुख्य कारण ये थे। क्लियर है। बट आप देखेंगे, आप एक चीज को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें बता रहा हूं, ये देखो इसको आप समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर लिखा हुआ है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, अर्थात दोस्तों इसका मतलब हुआ अंग्रेजों ने भारत को किस प्रकार से जीता, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है। तो प्यारे दोस्त अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि ये भारत है, अगर भारत में आपको स्टेब्लिश होना है, अपने साम्राज्य को स्टेब्लिश करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो यूरोपियन पावर्स हैं पहले उनको करना पड़ेगा, एक एक करके, वन बाय वन आपको क्या करना है, इनको हराना पड़ेगा। जैसे जो आपसे भी पहले आ गए हैं, जैसे पुर्तगाली हैं, हटाना पड़ेगा, डचों को हटाना पड़ेगा, यानी कि आपको वन बाय वन इनको हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, तभी जाके आप ब्रिटिश साम्राज्य को स्टेब्लिश कर सकते हो। कहां पर, भारत में। और इसके बाद सबसे बड़ी जो हर्डल है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपके सामने, किसके सामने, अंग्रेजों के सामने, यानी कि मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों वो हैं रीजनल स्टेट्स, जो कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं, मुगल साम्राज्य को अपना राजा नहीं मानते। मैंने बताया अभी इमर्ज ऑफ, आप देखेंगे रीजनल स्टेट्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, जो जो राज्य का विकास जो हुआ स्वतंत्र राज्य के रूप में, तो उनसे आपके लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इनको भी एक एक करके भगाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया अभी बंगाल, पंजाब, ठीक है ना, आपका साउथ में देख लीजिए तो मैसूर स्टेट हो गया, कर्नाटक स्टेट हो गया, इनको एक एक करके आपको हराना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर आया ब्रिटिश कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया के लिए दोस्तों, इन्होंने मेथड क्या अपनाया, यानी कि मेथड यूज बाय ब्रिटिश टू कॉन्क्वेस्ट इंडिया, भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों द्वारा किस मेथड का उपयोग किया गया। तो प्यारे दोस्तों मेथड जो उपयोग किया, ये भी महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना है। ये इन्होंने जो ट्रेंड क्या था दोस्तों, यहां पर देखेंगे ट्रेंड, वॉर ट्रीटी वॉर, क्या था, वॉर
ट्रीटी वॉर, यानी कि युद्ध करेंगे पहले, फिर संधि करेंगे देसी राजा के साथ, और फिर से एक बार वॉर करेंगे, और फिर अब देखो जो पहला वॉर करेंगे, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा दोस्तों। फैक्ट तो बहुत सारी किताबों में भरा हुआ है, ठीक है, हमें मेन चीज कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करना है। अगर आपका एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो प्यारे दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वैसे भी ये जो क्लास चल रही है वो हरियाणा पीसीएस को ध्यान में रखकर चल रही है, ठीक है, और अदरवाइज जो भी स्टेट पीसीएस है, आपका राजस्थान पीसीएस, आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, या फिर सिविल सर्विसेज, तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला अंग्रेजों ने भारत को जीतने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया उसको बोलते हैं हम युद्ध संधि युद्ध, या फिर युद्ध समझौता युद्ध, अंग्रेजी में कहेंगे वॉर, ट्रीटी वॉर। पहला जो वार होगा देसी रिया में, यानी कि जो भारतीय रूलर है उनके साथ, जैसे मान लीजिए बंगाल के साथ युद्ध कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए कि बंगाल के एक तरफ लड़ रहे हैं 2000 सैनिक, और दोस्तों कंपनी के लड़ रहे हैं 500 सैनिक। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बंगाल के पास दोस्तों मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स मतलब राइफल वगैरह नहीं थी, शुरुआत में तो वो तलवार वगैरह सही लड़ते थे। तो दोस्तों पहले वार में क्या करेंगे अंग्रेज, अंग्रेजों के भी मरेंगे ऐसा नहीं है, तो लेकिन उनकी संख्या कम होने के बावजूद, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार हैं, तो कम ही लोग मरेंगे। मान लीजिए कि 100 लोग मरे तो 400 बचे उस तरफ। लेकिन दोस्तों क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार हैं तो बंगाल की सेना के क्या मार देंगे, अधिकांश मान लो 2000 की सेना थी, तो उनमें से ये लोग कितने को मार देंगे, तो लगभग 1000 को तो खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो वार किया इसका मतलब होता है चोट करना, यानी कि जो रीजनल रूलर है उसको कमजोर बना देंगे। अब कमजोर बना देंगे फिर बोलेंगे सर हम पर गलती हो गया, हमें माफ कर दो, यानी कि सॉरी। और दोस्तों ट्रीटी का मतलब क्या हुआ, सॉरी, यानी कि आप वो बोलेंगे कि रीजनल राजा के पास जाएंगे, कंपनी जाएगी और बोलेगी हमसे गलती होगी राजा साहब, हम अब आप पर अटैक नहीं करेंगे, आप हमारे साथ संधि कर लीजिए। अब संधि कैसी करेंगे, सहायक संधि। और दोस्तों सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस जिसे बोलते हैं आप, है ना, दैट सब्सिडियरी अलायंस, द ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि करेंगे। और क्या करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देखेंगे इस प्रकार की संधि करेंगे। आप जब सहायक संधि करेंगे तो दोस्तों उसमें ये ऐसी शर्तें थोप देंगे देसी राजा पर, लोकल रूलर पर, यानी कि जो रीजनल रूलर है उस पर ऐसी शर्तें थोपेंगे, कंडीशंस, जिससे वो राज्य कमजोर बन जाए। जैसे मान लीजिए अब वो बोलेंगे कि आपको सर इस शर्त में लिखा हुआ है कि आप पर हम अटैक नहीं करेंगे, अगले 2 साल तक या 3 साल तक अटैक नहीं करेंगे, ये तो अच्छी बात है। फिर दूसरी तरफ लिखेंगे उसमें कि आपको हमारे 100 सैनिक अपने दरबार में रखने पड़ेंगे। अगर मान लो दरबार में रखने पड़ेंगे तो प्यारे दोस्त जो दरबार में उनके उनका सैलरी कौन देगा, तो राजा लोकल रूलर से ये सैलरी लेते है ना। तो इसका मतलब अब और भी चीजें थी, तो कई चीजें उसमें क्या करेंगे, जो रीजनल स्टेट है उसको कमजोर बना देते। और फिर रीजनल स्टेट ये समझता था कि भाई संधि में लिखा हुआ है कि अटैक नहीं करेंगे, तो वो एकदम फ्री है कि ये अटैक नहीं करेंगे, वो दूसरे कामों में लगता था। अच्छा सहायक संधि में ये बोला गया था कि अगर मान लो बंगाल पर मराठा यानी कि दूसरा रीजनल स्टेट आप पर अटैक करेगा तो हम हेल्प करेंगे, लेकिन ये लोग कई बार नहीं करते थे, तो ट्रीटी का उल्लंघन करते थे। अब अगली बार क्योंकि जो आपका रीजनल स्टेट है वो तो फ्री बैठा है एकदम, क्योंकि ये अटैक नहीं करने वाले। लेकिन प्यारे दोस्त वो उस दौरान अंग्रेज उस तरफ तैयारी कर रहे होते थे दूसरे युद्ध की, तो अगली बार क्या करेंगे, वो फिर से अटैक करेंगे और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। किसको, देसी राज्य को आपका, यानी कि जो आपका भारतीय स्टेट होगा जैसे बंगाल का, ठीक है ना। तो क्या होगा दोस्तों, पहले में वॉर करेंगे, दुश्मन की सेना को कमजोर कर देंगे, फिर ट्रीटी करेंगे, सॉरी बोलेंगे, लेकिन उसमें शर्तें कैसी थोप देंगे, उसको कमजोर बनाने वाला, किसको, देसी रियासत यानी कि किसको, आपका भारतीय राज्य को। और फिर से अगली बार अटैक करेंगे और इस बार ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेंगे। तो इनका मेथड क्या होगा, वॉर, ट्रीटी, वॉर। मुझे लग रहा है ये वाली बात आप बखूबी समझ गए होंगे। देख सकते हैं आप इसका एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो ट्रीटी कैसी करेंगे दोस्तों, तो सहायक संधि है ना, ट्रीटी सॉरी बोल देंगे, देखो यहाँ पर देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर अगेन वार करेंगे और क्या करेंगे, उसका विलय कर लेंगे।
तो ये इनका मेथड रहेगा। अब आप समझ चुके हैं, यानी कि भारत में अगर आपको अंग्रेजी साम्राज्य को स्टेब्लिश करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहले आप एक एक करके जो यूरोपियन पावर है उनको भगाइए, हराना पड़ेगा। फिर एक एक करके आपको देश जो आपके भारतीय राज्य हैं जिन्होंने मुगलों को अपना राजा नहीं मान रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो देखेंगे जरा भारत में दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है वो देख सकते हैं आप आगे। ये क्या है? भारत में यूरोपियन का आगमन, क्रोनोलॉजी एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। पहले नंबर पर कौन आया और उनका पूरा इतिहास भारत में उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं भारत में सबसे पहले नंबर 1 पे हम पढ़ने वाले हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन, अराइवल ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया। इसको हम पढ़ने वाले हैं बड़े आराम से दोस्तों। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले पुर्तगालियों को देख लेते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले पुर्तगाली भारत में 1498 में कौन आया? तो दोस्तों पुर्तगाली के रूप में वास्को डी गामा भारत आता है। वास्को डी गामा दोस्तों, ठीक है, इसको पूरा कर लीजिएगा, वास्को डी गामा। और ये कहाँ पर आता है? आपका कालीकट तक, जो कि केरल में है, वहां पर पहुंचता है। और 20 मई आप देखेंगे 1498 में ये पहुंचता है। वहां पर उस टाइम पर तत्कालिक जो शासक था जमोरिन, ठीक है, जिसका नाम है जमोरिन, जमोरियन नहीं है ये, जमोरिन है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, जमोरिन दोस्तों, उसके द्वारा स्वागत किया गया, वेलकम किया गया। किसका? आपका वास्को डी गामा का। तो समुद्री रास्तों की खोज करने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा। फिर अगला डेट देखेंगे 1498 में ही दोस्तों, आप देखिएगा 1498 में ही पुर्तगाली कंपनी जो थी उसकी स्थापना हो जाती है। कुछ टाइम बाद, मान लीजिए कि वो मई में आया तो जून जुलाई अगस्त में, बाद में जाके 1498 में ही पुर्तगाली कंपनी की भारत में स्थापना हो जाती है, जिसको बोलते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर उसका नाम भी है एस्तो द इंडियन। क्या नाम था दोस्तों? एस्तो द इंडियन। ध्यान रखेंगे ये कंपनी का नाम था। 1502 में एक डेट यहां पर और थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, 1502 दोस्तों, 1502 में एक बार फिर से वास्को डी गामा फिर से भारत आता है और व्यापार करके जाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। 1503 में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, भारत में पहला कोई फोर्ट खोला गया। किसके द्वारा? पुर्तगीज द्वारा भारत में पहले पोर्ट, यानी कि प्रथम आप कह सकते हैं किले की स्थापना कहां पर की गई थी? कोचीन में दोस्तों। और कोचीन कहां पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। फिर 1505 में दोस्तों आप देखेंगे कि भारत में दूसरे पुर्तगाली किले की स्थापना होती है, सेकंड, ठीक है, किले की स्थापना। यहां पर देखेंगे प्रथम है, तो ये तो देखो कोची में पहला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों कन्नूर आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है वहां पर दूसरे किले की स्थापना होती है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, तो ये आप देखेंगे कोचीन में क्या था? ये फर्स्ट है भाई, ये फर्स्ट किला है, फर्स्ट फोर्ट है। और ये आप देखेंगे कन्नूर जो है आंध्र प्रदेश, ये सेकंड है, सेकंड फोर्ट है भारत में। तो पहला कहां पर खुला है? कोचीन में खुला है। और दूसरा आपको कहां पर खुला है? तो आप याद रखेंगे कन्नूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनके द्वारा प्रथम एक प्रकार से कोची, क्या बोल सकते हैं आप, कोठी जो है, या फिर आप कहेंगे फोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है जी। अब थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है दोस्तों, यहां पर देखेंगे 1505 में ही दोस्तों क्या होता है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जिसको कई बार अल्मीडा ही बोलते हैं आप, ठीक है, वो प्रथम गवर्नर बनकर आता है। किसका? पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर बनकर आता है 1505 में। कौन? जिसका नाम है अल्फांस, देख सकते हैं, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और दोस्तों फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में शांत जल की नीति को क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। इस शांत जल की नीति को क्या बोलते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ध्यान रखना। इसको कहा जाता है, आप इसको देखेंगे, ये जो शांत जल की नीति है इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? तो माय डियर फ्रेंड, पुर्तगालियों द्वारा की गई। और पुर्तगालियों में कौन है? पहला जो गवर्नर बनकर आया है पुर्तगाली कंपनी का, उसका नाम है अल्फांसो दी, आप देख सकते हैं, अल्मीडा। ठीक है, तो अल्मीडा द्वारा भारत में कौन सी नीति लाई गई? ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी आखिर है क्या? इसका मकसद क्या है? तो प्यारे दोस्तों, आप इसको भी आप यहां पर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे।
यहां पर देखिएगा, इसको बोलते हैं हम अरेबियन सागर, अरेबियन सी, और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, इस तरह। और ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, ओशियन, इंडियन ओशियन के पार्ट है या नहीं है, इंडियन ओशियन के पार्ट है ये भी और ये भी, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर के पार्ट है। तो प्यारे दोस्तों, एक्चुअली जितने भी अन्य यूरोपियन आते थे यहां पर, मान लीजिए कि ये अरेबियन सागर है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं से निकल कर जाते थे, अरब सागर से व्यापार करते थे, ठीक है। तो एक्चुअली इस ब्लू वाटर पॉलिसी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया था किसको, इस ये पुर्तगाली शक्ति को, पुर्तगालियों को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया था। कैसे बनाया, इसका मकसद था पुर्तगाली नेवी को स्ट्रांग करना, टू स्ट्रेंथ टू स्ट्रांग पुर्तगाली नेवी, ठीक है, मजबूत करना। और इसका मकसद क्या है दोस्तों, इसका दूसरा मकसद है जो आपका अरेबियन सी है उस पर कंट्रोल स्टेब्लिश करना, टू स्टेब्लिश कंट्रोल ऑन अरेबियन सी, अरेबियन सी पर कंट्रोल स्टेब्लिश करना। एंड दोस्तों, आपका हेजेमनी स्टेब्लिश करना, दादागिरी किसकी, आपका पुर्तगाली शक्ति का वर्चस्व स्टेब्लिश करना, किसमें, अरेबियन सी और हिंद महासागर में दोस्तों। क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर कोई अन्य, कोई भी अदर दूसरी पावर आएगी यहां से अपना शिप लेकर व्यापार करेगी, तो ये उससे क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। बोलेंगे कि भाई अगर आपको यहां से व्यापार करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप ब्रिटिशर्स हों, चाहे आप डच हों, कोई भी हों, अदर यूरोपियन पावर से अगर यहाँ से निकलेगा, या फिर मान लीजिए कि टर्की का राजा है, मिस्र का राजा है, गुजरात का राजा है, वो भी यहाँ कर व्यापार करेगा तो हमें टैक्स देकर जाएगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। कई बार इसको कॉर्टेज अर्मेडा सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉर्टेज अर्मेडा सिस्टम दोस्तों ये भी किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, ये अल्मीडा द्वारा ही स्टेब्लिश किया गया था। कॉर्टेज अल्मीडा सिस्टम में क्या होता था कि जो भी यहाँ से गुजरेगा उसको दोस्तों एक प्रकार का एंट्री पॉइंट पे, यानी कि आपको एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स मिलता था, यानी कि प्रवेश के लिए एक अधिकार पत्र जिसे कहते हैं वो ये देते थे, एक डॉक्यूमेंट्स होता था, ठीक है। तो उसको कार्टेज सिस्टम कहा जाता था। तो कार्टेज एंड अर्मीडा सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ये अर्मीडा से ही, जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा है वो लेकर आया था, और वो किससे जुड़ा हुआ है, ब्लू वाटर पॉलिसी का ही भाग है। तो कई बार पूछा हुआ है, हु इंट्रोड्यूस कार्टेज अर्मीडा सिस्टम इन इंडिया, तो अल्फांसो द अल्मीडा। हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया, तो माय डियर फ्रेंड अल्फांसो द अल्मीडा, इसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आप ये बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे 1508 इंपोर्टेंट डेट है, आपके सामने लिखा हुआ है 1508। इसमें क्या होता है, एक लड़ाई होती है, द बैटल ऑफ चौल, क्या बोलते हैं इसको, चौल की लड़ाई, बैटल ऑफ चौल। तो बैटल ऑफ चौल में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चौल की लड़ाई लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अंग्रेजी में, द बैटल ऑफ चौल, CHAUL, चौल, बैटल ऑफ चौल की लड़ाई होती है प्यारे दोस्तों। और ये बैटल ऑफ चौल जो हो रहा है, आखिर ये किसके बीच हो रहा है, तो एक तरफ तो है पुर्तगाली पावर, ठीक है, एक तरफ है जॉइंट नेवी। अब ये जॉइंट नेवी किसकी है, तो एक तरफ होगी पुर्तगाली नेवी, और लीड कौन कर रहा है इसको, तो इसको अल्मीडा लीड कर रहा है पुर्तगीज की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ कौन है, जॉइंट नेवी। अब इसको भी यहाँ पर समझेंगे, जॉइंट नेवी में इस तरफ, यहाँ पर बता देता हूं मैं, इसका नाम मैंने रखा है क्या, ये बैटल ऑफ चौल, क्लियर है। बैटल ऑफ चौल दो किस किस के बीच में लड़ा जा रहा है, तो आप देखेंगे एक तरफ है पुर्तगीज पावर, कौन है यहाँ पर, पुर्तगीज पावर, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है, तो आप देखेंगे पुर्तगीज पावर, इस तरफ क्या है, जॉइंट नेवी ऑफ ऑफ जॉइंट नेवी ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की जॉइंट नेवी है दोस्तों। अब मुस्लिम्स में कौन कौन है, एक तरफ है दोस्तों सुल्तान ऑफ टर्की, सुल्तान ऑफ इजिप्ट, और आपका सुल्तान ऑफ गुजरात, ये तीन लोग हैं इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें कौन है भाई, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी याद रखना है, तो सुल्तान ऑफ टर्की,
सुल्तान ऑफ इजिप्ट यानी कि मिस्र, ठीक है, और सुल्तान ऑफ गुजरात जिसका नाम था बेगड़ा, ये तीनों मिलकर लड़ाई करते हैं। अब रिजल्ट क्या होगा? ये पहली बात तो लड़ाई का रीजन क्या है दोस्तों? लड़ाई का रीजन है क्योंकि इन्होंने अरेबियन सागर पर क्या कर रखा है, आपका कब्जा कर रखा है पुर्तगालियों ने, और इससे मुस्लिम जो है, मुस्लिम साम्राज्य वाले जो लोग हैं वो परेशान हैं। जैसे मैंने बोला, गुजरात का जो राजा है, सुल्तान है, वो भी परेशान है, इजिप्ट मिस्र का सुल्तान है वो भी परेशान है, टर्की का सुल्तान है वो भी परेशान है क्योंकि टर्की भी यहीं से व्यापार करता है ना। तो अब इसमें इसका रिजल्ट क्या होता है? तो दोस्तों पुर्तगीज पावर जो है वो डिफीट हो जाती है इसमें, और पुर्तगीज पावर डिफीट होने के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने फिर से यानी कि अपना यहाँ पर ये जॉइंट नेवी जीत जाती है और अपना प्रभुत्व स्टेब्लिश कर देता है, यानी कि जो आप देखेंगे पुर्तगाली शक्ति है उसका आधिपत्य कुछ समय के लिए खत्म हो जाता है। अब जैसे ही इसमें यानी कि आपका अल्मीडा हार जाता है, इसको पुर्तगाल में जो राजा था वो वापस बुला लेता है, क्या आप आ जाइए, और दोस्तों यहाँ पर एक नए राजा यानी कि एक नया गवर्नर बनाकर भेजता है एक व्यक्ति को। तो आप देखेंगे आपके 1509 में नया गवर्नर बनकर आता है दोस्तों। उस व्यक्ति का नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये दूसरा गवर्नर है दोस्तों पुर्तगाली कंपनी का जो कि भारत में आता है। और इसके बारे में बात करें दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, पुर्तगाली शक्ति का रियल फाउंडर कहा जाता है भारत में। अगर आपसे पूछे पुर्तगाली शक्ति का फाउंडर तो आप अल्मीडा को कहेंगे, लेकिन रियल फाउंडर कौन है? तो वास्तविक संस्थापक जो है वो आप कहेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क। आखिर बात यहां पर ये आती है कि इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कह रहे हैं, पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? इसके कार्यों की वजह से किया जा रहा है दोस्तों, इसने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से कहा जा रहा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसने 1510 में दोस्तों जो गोवा था, उस टाइम पे छोटा सा एक राज्य हुआ करता था, गोवा को हथिया लिया, गोवा को कैप्चर कर लिया, और वहां के शासक का नाम था यूसुफ आदिल शाह। तो ये कई बार पूछता है कि भाई गोवा को किससे छीना था, तो यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। अगले ही साल देखिए आप सेकंड काम इसका, अगले ही साल देखेंगे 1511 में मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जो जल संधि है, ठीक है, जो कि अरेबियन सी इस तरफ पड़ती हैं, तो मलक्का स्टेट दोस्तों उस पर अपना कब्जा कर लिया। और आप देखेंगे 1515 में दोस्तों हॉर्मुज जल संधि जो कि फारस की खाड़ी में पर्शियन गल्फ में जो पड़ती है उस पर कंट्रोल कर लिया। और तीसरा काम देखेंगे दोस्तों, जो हिंदू महिला थी, हिंदुओं के साथ इसने विवाह की नीति अपनाई, मैरिज रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया ये हिंदुओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ। और इसका मानना था कि अगर पुर्तगाली जो यहाँ पर कंपनी के कर्मचारी हैं, जो पुर्तगाली लोग हैं, वो भारतीय महिलाओं के साथ शादी करते हैं, तो दोस्तों इससे उनका क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा, पुर्तगालियों का क्या होगा, साम्राज्य यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है जी। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। तो मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बट दोस्तों अब हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं। 1612 में दोस्तों बैटल ऑफ स्वैली हुआ, बैटल ऑफ स्वैली, स्वैली की लड़ाई। और दोस्तों जो स्वैली की लड़ाई थी देखेंगे, इससे क्या हुआ, पुर्तगाली जो थे उनको, ये किस किस के बीच हुआ, स्वैली की लड़ाई थी वो अंग्रेजों के बीच और पुर्तगालियों के बीच हुई, ठीक है। और दोस्तों अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने इनको डिफीट कर दिया पूरी तरह, ठीक है। तो पुर्तगीज पावर जो थी उसका अंत हो गया, और आप देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्टेब्लिश हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आफ्टर द बैटल ऑफ स्वैली पुर्तगीज पावर एंड इन इंडिया एंड ब्रिटिश डोमिनेंस स्टेब्लिश इन इंडिया, ठीक है। जहां जहां पर पुर्तगाली शक्ति का साम्राज्य था, वहां वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य ने उसको कब्जा लिया, ठीक है ना। अब पुर्तगाली कहां गए भाई, तो पुर्तगाली शक्ति जो थी दोस्तों वो केवल और केवल कन्फाइंड हो गई गोवा तक, दमन द्वीप तक, यानी कि आफ्टर दिस बैटल आप देखेंगे पुर्तगीज पावर कन्फाइंड ओनली इन द रीजन ऑफ दमन द्वीप एंड गोवा। तो ये था, तो मैंने बताया किस प्रकार पुर्तगाली आए और किस प्रकार से पुर्तगालियों का अंत हो गया। हालांकि पुर्तगाली इसके बाद आप देखेंगे कि गोवा में वो रहे, है ना, कब तक रहे, तो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए, आप देखेंगे 1961-62 तक रहे थे, ठीक है ना।
तो इस प्रकार हमने देखा पूरी की पूरी पुर्तगाली पावर को। तो अगले हम वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट देखने वाले हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस पर बात करने वाले हैं, और हम अगली पावर डच पावर को देखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जो लोग हरियाणा सिविल सर्विस या अदर स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।